सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम पुनरावृत्ति में जानेंगे ल्हासा की ओर का सारांश। ल्हासा की ओर ये यात्रा वृत्तांत है और इसको लिखा है राहुल सांकृत्यायन ने। पठन सामग्री, अतिरिक्त प्रश्न और उत्तर और सार। ल्हासा की ओर क्षितिज भाग 1। इस पाठ में राहुल जी ने अपनी पहली तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है जो उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते से की थी। चूँकि उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्रवेश में की थी। छात्रों, इसकी प्रश्नोत्तर आपको लिखवाए जा चुके हैं, उनको याद कीजिए। पाठ का सार इस प्रकार है। इस पाठ में राहुल जी ने अपनी पहली तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है जो उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते से की थी। क्योंकि उस समय भारतीय जो थे उनको तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने ये यात्रा एक भिखमंगे के वेश में की थी। लेखक की यात्रा बहुत वर्ष पहले, जब फरी कलिंगपोंग का रास्ता नहीं बना था, तो नेपाल से तिब्बत जाने का एक ही रास्ता था। इस रास्ते पर नेपाल के लोग के साथ साथ भारत के भी लोग आया जाया करते थे। ये रास्ता व्यापारिक और सैनिक रास्ता भी था, इसलिए इसे लेखक ने मुख्य रास्ता बताया है। तिब्बत में जाति पाति छुआछूत का सवाल नहीं उठता और वहाँ औरतों को जो है वो पर्दा करना कोई आवश्यक नहीं है। चोरी की आशंका के कारण भिखमंगों को कोई घर में घुसने नहीं देता, नहीं तो अपरिचित होने पर भी आप घर के अंदर जा सकते हैं और ज़रूरत के अनुसार अपनी झोली से चाय दे सकते हैं। घर की बहू अथवा सास उसे आपके लिए पका देगी। प्रत्येक चीनी किले से जब वह चले तो एक व्यक्ति को 2 चिट्टे राहदारी देकर थोनला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ सुमति मंगोल भिक्षु, जो कि राहुल सांकृत्यायन का दोस्त था, पहचान तथा भिखारी होने के कारण रहने को अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद वे लोग इसी रास्ते से लौटे थे, तब उन्हें रहने की जगह नहीं मिली थी और गरीब के झोपड़ी में ठहरना पड़ा था, क्योंकि वे भिखारी नहीं बल्कि पद यात्री के वेश में थे। अगले दिन राहुल जी एवं सुमति जी को एक विकट डांडा थोंडला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह थी। 16-17 हजार फीट ऊंची होने के कारण दोनों ओर गांव का नामो निशान न था। डाकुओं के छिपने की जगह तथा सरकार की नरमी के कारण यहाँ अक्सर खून हो जाते थे। चूँकि वे लोग भिखारी के वेश में थे, इसलिए हत्या की उन्हें परवाह नहीं थी, परंतु ऊंचाई का डर बना था। दूसरे दिन उन्होंने डांडे की चढ़ाई घोड़े से की, जिसमें उन्हें दक्षिण पूरब और बिना बर्फ और हरियाली के नंगे पहाड़ दिखे तथा उत्तर की ओर पहाड़ पे कुछ बर्फ दिखी। उतरते समय लेखक का घोड़ा थोड़ा पीछे चलने लगा और वे बाईं की ओर 1.5 मील आगे चल दिए। बाद में पूछकर पता चला कि लंगकोर का रास्ता दाहिने के तरफ तथा जिससे लेखक को देर हो गई तथा सुमति नाराज हो गए, परंतु जल्द ही गुस्सा ठंडा हो गया और वे लंगकोर में एक अच्छी जगह ठहरे। वे अब तिंगरी के मैदान में थे, जो कि पहाड़ों से घिरा टापू था। सामने एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई पड़ती थी, जिसका नाम तिंगरी समाधिगिरी था। आसपास के गांव में सुमति के बहुत परिचित थे। वे उनसे जाकर मिलना चाहते थे, परंतु लेखक ने उन्हें मना कर दिया और ल्हासा पहुंचकर पैसे देने का वादा किया। सुमति मान गए और उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया। उन्होंने सुबह चलना शुरू नहीं किया था, इसलिए उन्हें कड़ी धूप में आगे बढ़ना पड़ रहा था। वे पीठ पे अपनी चीजें लादे और हाथ में डंडा लिए चल रहे थे। सुमति एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने को कहा। तिब्बत की जमीन छोटे बड़े जागीरदारों के हाथों में बटी थी। इन जागीरों का बड़ा हिस्सा मठों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, जिसके लिए मजदूर उन्हें बेगार में मिल जाते हैं। लेखक शेखर विहार में खेती के मुख्य भिक्षु नमसे से मिला। वहाँ एक अच्छा मजदूर उन्हें बेगार में मिल गया। लेखक शेखर का खेती के मुखिया भिक्षु नमसे से मिले और वहाँ एक अच्छा मंदिर था, जिसमें बुद्ध वचन की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी थीं, जिसे लेखक पढ़ने में लग गए।
इसी दौरान सुमति ने आसपास अपने यजमानों से मिलकर आने के लिए लेखक से पूछा, जिसे लेखक ने मान लिया। दोपहर तक सुमति वापस आ गए। चूंकि टिंगरी वहां से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना सामान पीठ पर उठाया और नमसे से विदा लेकर चल दिए। यहाँ पर सुमति का परिचय दे दें कि सुमति कौन थे। तो वह लेखक को यात्रा के दौरान मिला, जो एक मंगोल भिक्षु था। उसका नाम लोबजेशेक था। इसका अर्थ है सुमति प्रज्ञ। अतः सुविधा के लिए लेखक ने उसे सुमति नाम से पुकारा है। तो छात्रों, ये तो था हमारा लिहाजा की ओर पाठ का सार। इस सार को ध्यान से सुनिए, अपनी पुस्तक में पढ़िए और प्रश्नोत्तर याद कीजिए। छात्रों, आप प्रसन्न रहें, खुश रहें, निरोगी रहें। इसी मंगल कामना के साथ हम पुनः अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।